आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के शर्मा गैस से साइंस के चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को बताऊंगा। यानी इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस शर्मा गैस में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा एकदम इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर कोई शर्मा गैस का लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम अपने तरीके से लिखा है और बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला बात, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप एकदम वीडियो को एकदम प्रेम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अम्ल, क्षारक एवं लवण आखिर में है क्या। तो देखिए, अम्ल, क्षारक और लवण को हम लोग यहाँ पर 2-3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वाद के आधार पर। तो देखिए, अम्ल का जो स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। आप इनमें से कोई भी चीज खाए होंगे, जैसे कि इमली, टमाटर, कभी कभार साबुन भी मुंह में घुस जाता है। तो यहाँ से आपको स्वाद पता चलता है कि जिस भी चीज का स्वाद खट्टा रहेगा वह अम्ल होगा और जिसका स्वाद आपका कड़वा लगेगा वह क्षारक होगा। यह है स्वाद के आधार पर। फिर बात करें लिटमस पत्र के आधार पर, तो देखिए अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी जो अम्ल है ना, यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। और क्षारक क्या करता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बात समझ में आया? क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे देखिए क्या है कि अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। बात समझ में आया? जो अम्ल होता है ना, अम्ल केवल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्षारक नीले लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। यानी जो क्षारक होता है, क्षारक केवल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और यह नीले लिटमस पत्र पर किसी भी प्रकार से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने अम्ल, क्षारक का डेफिनेशन स्वाद के आधार पर जाना और लिटमस पत्र के आधार पर जाना। तो चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए, अम्ल, क्षारक का जो डेफिनेशन है, अगर पीएच मान के आधार से देखा जाए, पीएच मान के आधार से देखा जाए तो क्या है कि अम्ल का पीएच मान 0 से 6 होता है। यानी अम्ल का जो पीएच मान होता है कहां से कहां तक होता है, तो 0 से 6 होता है। यानी आप बोलेंगे सर कि जो अम्ल का पीएच मान होता है ना, यह 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। और क्षारक का पीएच मान 8 से लेकर 14 तक होता है। और क्षारक का जो पीएच मान होता है यह 8 से लेकर 14 तक, यानी कि 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। पीएच मान के आधार से अगर बात करें अम्ल और क्षारक, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है ये 0 से 6 तक होता है और क्षारक का पीएच मान 8 से लेकर 14 तक। यानी 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हमारे पीएच स्केल का चित्र है। इसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब अम्ल और क्षारक का डेफिनेशन और एक आधार से देखिए कि अर्हेनियस के द्वारा अम्ल एवं क्षारक, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्हेनियस, तो इन्होंने अम्ल और क्षारक का कंसेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। बात समझ में आया? कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल को जैसे ही हम लोग जल में घोलेंगे वह जल में घुलकर H+ आयन देता है। उसी प्रकार से जो क्षारक है ना, क्षारक, तो क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। बात समझ में आया? और जो क्षारक है, क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। जिसे आप इन दोनों एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि HCl है, जैसे ही हमने इसको जल में मिला दिया तो H+ और Cl- का निर्माण हुआ। तो देखिए यहाँ पर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन बन रहा है। यानी ये जो HCl है यह क्या है, एक अम्ल है। यहाँ पर KOH है। जब इसमें को हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम लोग जल में मिला देते हैं तो यहाँ से हमारा K+ और OH- मतलब आयन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OH- आयन बन रहा है
यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, इसलिए जो KOH है यह क्या है, एक क्षारक है। बात समझ में आया कि अगर H+ आयन बने तो यह अम्लीय होगा, और अगर OH- आयन बने तो यह क्षारीय होगा। समझ में आया, क्लियर है। तो HCl हमारा एक अम्ल है और KOH हमारा एक क्षारक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, क्या है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक चींटी है, ये चाय है, नींबू है, सेव है, इमली है, टमाटर है, 7 अप है, ये आपका दही है, ये मधुमक्खी है। ठीक है, तो इन सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और इसको हम लोग ट्रिकी कंसेप्ट से देखेंगे, यानी ट्रिक से इस चीज को समझेंगे। इसलिए मैंने इस चीज को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, इसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आगे वीडियो का आप इंतजार करेंगे तो मैं वहां पर आपको कंप्लीटली बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, या फिर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्सर्जित करता है। तो देखिए बच्चों कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 देता है। जब हम लोग धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर धातु के रूप में हमने Zn ले लिया और अम्ल के रूप में हमने H2SO4 ले लिया, तो यहाँ पर लवण के रूप में ZnSO4 का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस यहां पर निकल रहा है, यानी H2 गैस यहां पर उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगले एग्जांपल को देखें तो Zn+2HCl से ZnCl2 बनाया, यानी एक लवण बनाया, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्लियर है बात। तो जब अम्ल और धातु के बीच जब भी अभिक्रिया होगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, यही बात को यहां पर आपको बताना है। क्लियर है, यानी धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस। इस बात को आपको याद रखना है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जैसे आपने यहां पर बताया कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो क्या जो धातु है वो क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो देखिए बच्चों, जो धातु होता है ना, धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि धातु जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया है कि ये अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है कि Zn+2 NaOH का जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से हमारा सोडियम जिंकेट यानी Na2 ZnO2 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर है बात, समझ में आया। मतलब एक्चुअल में जो धातु होता है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, धातु केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में जब दही एवं खट्टे पदार्थ रखते हैं तो बर्तन संक्षारित हो जाती है, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है जो धातु से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस देता है। इसलिए पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखनी चाहिए। बात समझ में आया। देखिए पीतल और तांबा ये जो बर्तन है क्या एक धातु है, और दही या फिर कोई भी खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब धातु जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इससे क्या होता है कि जो बर्तन होता है वो धीरे धीरे संक्षारित होने स्टार्ट हो जाता है, यानी बर्तन नष्ट होने स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी पीतल या फिर तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं, मतलब नहीं रखना चाहिए एक्चुअल में। क्लियर है बात, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक पाउडर का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, जब खेत में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो किसान क्षारक पदार्थ जैसे बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करते हैं। बात समझ में आया। किसान कब ये सब चीज का उपयोग करते हैं, जब खेत में क्या होती है कि अम्ल का मात्रा जब बढ़ जाता है तो किसान क्या करते हैं, इन क्षारक का उपयोग करते हैं। या तो अपने खेत में बुझा हुआ चूना डालते हैं, या फिर बिना बुझा हुआ चूना डालते हैं, या फिर चौक पाउडर डालते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया। देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था वहां पर मैंने आपको एक अभिक्रिया बताया था। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया किसके किसके बीच होती है, तो अम्ल और क्षारक के बीच होती है। मतलब जब अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है जो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्षारक डालेंगे, तो अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा जो एक दूसरे को उदासीन कर देगा। बस यही कंसेप्ट है। इसलिए
किसान क्या करते हैं कि अपने जो खेत है वहां पर बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या फिर चॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। मतलब ये जो HCl है, HNO3 है, ये सब क्या करते हैं, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करने का मतलब क्या है कि ये जो HCl है, HNO3 है, मतलब ये H+ आयन देते हैं, मतलब H+ आयन प्रदान करते हैं। जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये सब H+ आयन नहीं दे पाते हैं। बस यही सिंपल सा फंडा है। यही उत्तर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता है, अतः जलीय विलयन में ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान नहीं करती है, अतः जलीय विलयन में अल्कोहल एवं ग्लूकोज अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 और अल्कोहल का होता है C2H5OH। दिक्कत नहीं है, समझ में आया क्या कंसेप्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारे पास कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों करता है इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है जो विद्युत के संचालन के लिए आवश्यक है, अतः अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करती है। समझ में आया? विद्युत के चालन के लिए हमें H+ आयन की आवश्यकता होती है और अम्ल का जो जलीय विलयन है उसके पास तो H+ आयन है ही, यानी वह H+ आयन प्रदान करता है, इसलिए क्या करता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है ये विद्युत का चालन करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क यानी क्या, सूखा। ठीक है, तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से H+ आयन अलग नहीं हो पाती है, जिस कारण इसमें शुष्क लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। मतलब यहां से क्या होता है कि H+ आयन अलग नहीं हो पाता है, इसलिए रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। मतलब देखिए क्या है कि जब हम लोग अम्ल को तनुकृत करते हैं ना, तो यहां पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग अम्ल को जल में मिलाएंगे या फिर जल को अम्ल में मिलाएंगे। ठीक है, देखिए इसका उत्तर, अम्ल एवं जल के बीच अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, मतलब यहां पर ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा बनता है। जब जल को अम्ल में मिलाया जाता है तो अम्ल उछलकर चेहरे पर या शरीर पर लग सकती है, अतः अम्ल को तनुकृत करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि अम्ल को धीरे धीरे एवं जल को हमेशा हिलाते हुए मिलाना चाहिए। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी यहाँ से ऊष्मा निकलता है। अब यही ऊष्मा, अगर यही ऊष्मा जो रहेगा, मान के चलिए अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे शरीर पर या फिर चेहरे पर लग के हमारे शरीर को या फिर चेहरे को जला देंगे, इसलिए हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखा जाता है। क्लियर है बात, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम यानी कि H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन की सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं, मतलब क्षारक क्या होता है कि जल में घुलकर OH- आयन देता है। अब इसके पास तो OH- आयन रहता ही है, अगर हम लोग और क्षारक मिला दें, तो क्या होगा, ये जो OH- आयन की जो सांद्रता है यह बढ़ जाती है। बस यही चीज आपको बताना है। क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। OH- आयन मतलब क्या, क्षारक का पहचान है, और अगर और क्षारक मतलब उसमें हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा, OH- आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता
जबकि वर्षा जल होता है, या फिर वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है जबकि आश्वित जल नहीं। मतलब वर्षा जल जो होता है ना वह विद्युत का सुचालक होता है, और जो आश्वित जल यानी जो शुद्ध जल होते हैं ये मतलब विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा फंडा है कि जो वर्षा जल होता है ना उसमें H+ आयन पाया जाता है, बस इसी कारण ऐसी चीज को देख लीजिए कि आश्वित जल में आयनों का विघटन नहीं होता है। जो आश्वित जल है ना इसमें आयनों का विघटन नहीं होता है, अतः आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा जल में अम्ल की उपस्थिति के कारण H+ आयन देता है, अतः वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। समझ में आया कि जो वर्षा का जल होता है ये H+ आयन प्रदान करता है, इसलिए वर्षा का जल क्या होता है, विद्युत का चालक यानी विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि यहाँ से H+ आयन अलग नहीं हो पाता है, इसी कारण से तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H+ आयन अलग नहीं होता है, अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल की व्यवहार अम्लीय नहीं होती है। सिंपल सा फंडा है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक वाला मैंने आपको बता दिया पहले ही कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, मतलब यहाँ से H+ आयन अलग नहीं हो पाता है इसीलिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखिए कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि वैसा विलयन जिसमें OH- मतलब जल में घुलकर क्या करता है जो OH- आयन देता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं। ठीक है, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों नहीं होते। कोई भी मान के चलिए क्षारीय विलयन है, क्या है, कोई भी क्षारकीय विलयन है, क्षारीय बोलिए क्षारकीय बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्षारकीय विलयन है तो विलयन किसका होगा बाबू, जानते हैं जाहिर सी बात इसमें पानी होगा, और पानी होगा तो इसमें क्या होगा, H2O होगा, और अगर H2O को तोड़ेंगे तो क्या होगा सर, H+ होगा और OH- होगा। तो यहाँ पे ये जो H+ आयन है H+ आयन तो इसमें होता है, यहाँ लिखा है कि हाँ यहाँ पर H+ आयन होता है। यह H+ आयन क्षारक की नहीं बल्कि जल H2O की होती है। बात समझ में आया। और ये जो H+ आयन है ना ये क्षारक की नहीं होती है बल्कि जल यानी कि H2O की होती है। बात समझ में आया। क्योंकि देखिए विलयन है, क्षारकीय विलयन है तो क्षारक तो उसमें रहेगा, साथ ही जो विलयन रहेगा तो उसमें पानी भी रहेगा, और ये जो H+ आयन होता है इस पानी का ही होता है, जल का ही होता है, H2O का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था pH स्केल, तो ये जो आप देख पा रही है ये स्केल हमारा pH स्केल है, जिसका pH मान 7 होगा वह उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। यही चीज यहाँ पर लिखा है। पहला बात तो pH स्केल के बारे में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि महान वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में H+ आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए एक स्केल दिया जिसे pH स्केल कहते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया है, तो सोरेनसन ने। कब क्या है, तो 1909 में। क्या कहा जाता है, किसे pH स्केल कहा जाता है, यहां पर तो आप देख सकते हैं। pH स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक के सामर्थ्य यानी शक्ति को व्यक्त करती है। pH स्केल क्या है, एक स्केल है जो क्या करता है, किसी भी विलयन में आपको बताएगा कि वहां पर कितनी मात्रा में अम्ल है और कितनी मात्रा में क्षारक है। देखिए नोट है क्या है कि जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होगा वह उदासीन होगा, जिसका pH मान 0 से लेकर 6 तक होगा वह अम्लीय होगा, यानी 7 से जिसका कम होगा वह अम्लीय होगा, 8 से लेकर 14 तक जिसका भी pH मान होता है वो क्षारक होगा, और क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। अब pH स्केल की जो पारस है यानी जो रेंज है यह कहां से कहां तक है, आप देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहां पर खत्म हो रहा है, 14 पर। तो इसका पारस क्या है, 0 से लेकर 14, तो वही लिखा है 0 से लेकर 14 है, 0 से 14। तो pH+ तथा POH- में क्या संबंध है, तो pH+ और प्लस POH- बराबर इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 14, क्योंकि यहां से आपका 7 और यहां से आपका 7, टोटल मिला कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब तो एकदम बेसिक चीज है, ये सब तो आपको जानना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि pH स्केल किसे कहते हैं, ये तो चीज मैंने आपको अभी बता दिया। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयन का pH मान बताइए। तो जो उदासीन होता है जिसका pH मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। दो विलयन A तथा B के pH मान क्रमशः 5 तथा 8 है, इनमें से कौन सा विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। एक का pH मान A है, एक का कोई एक हमारे पास विलयन है जिसका pH मान 5 है, कोई एक विलयन B है जिसका pH मान 8 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्षारक जो होता है क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक तो ये है ना, तो यही तो हमारा क्षारक होगा, यानी विलयन बी जो है ये क्या है, क्षारक है। विलयन बी क्या है, जिसका pH मान 8 है, वह क्षारकीय प्रकृति का विलयन है, मतलब वही हमारा क्या है, क्षारकीय विलयन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो विलयन
ए और बी है। आपके पास 2 विलयन है, 1 विलयन ए है और 1 विलयन बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 तथा विलयन बी के पीएच का मान 8 है। विलयन ए जो है उसका पीएच मान 6 है और विलयन बी जो है उसका पीएच मान 8 है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मतलब बताना है आपको कि यहाँ पर किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, कि विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है या फिर विलयन बी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 1 विलयन ए है, 1 विलयन बी है। पहला जो ए है इसका पीएच मान 6 है, दूसरा जो है इसका पीएच मान 8 है। पहला बात, ये 7 से कम है। 7 से जो कम होता है ये हमारा अम्लीय होता है और 7 से जो अधिक होता है ये हमारा क्षारीय होता है, क्षारीय। तो ये जो विलयन बी है, विलयन बी हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा, क्लियर है। और विलयन ए क्या होगा, हमारा अम्लीय होगा। यही लिखा है कि विलयन ए के पीएच का मान 6 है जो 7 से कम है, इसलिए विलयन ए अम्लीय है। अम्लीय आप यहां पर लिख दीजिएगा इस प्रकार से, अम्लीय। चूंकि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन दे सकता है, अतः विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। अब देखिए ये हमारा अम्लीय है, ये हमारा क्षारीय है और हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह जल में घुलकर H+ आयन देता है और जो क्षारक है वह जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन है, मतलब ये जो अम्लीय वाली होगी ना, मतलब जो यहाँ पर विलयन ए है यही हमारी क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा ये हमारे क्या होगा, इसमें ही अधिक सांद्रता, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक इसी में होगी। ठीक है, और विलयन बी का पीएच मान कितना है, 8 है जो 7 से अधिक है, इसलिए विलयन बी क्षारकीय है, इसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है हमारे पास। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 5 विलयनों ए बी सी डी ई। देखिए यहाँ पर हमें 5 विलयन दिया गया है, एक ए दिया गया है, एक बी, एक सी, एक डी और एक हमारे पास क्या है, ई है। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी विलयनों का पीएच मान भी दिया गया है। एक का है 4, लिख लेते हैं एक का करके। एक का 4 है, एक का 1 है, एक का 11 है, एक का 7 है और एक का 9 है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विलयन है जो उदासीन है, कौन प्रबल क्षारीय है, कौन प्रबल अम्लीय है, कौन दुर्बल अम्लीय है और कौन दुर्बल क्षारीय है। तो आप एक तो एकदम आसानी से बता देंगे कि जिसका पीएच मान 7 है यह हमारा उदासीन है। तो ये जो विलयन डी है ना, ये विलयन डी ये हमारा क्या है, उदासीन है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि विलयन डी का पीएच मान 7 है, अतः विलयन डी क्या है, उदासीन है। तो ये तो खत्म, एक विलयन यहाँ से खत्म हो जाता है, मतलब इसका हम लोगों ने काम कर लिया। अब यहाँ पर 4 विलयन है। अब इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले पीएच स्केल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप पीएच स्केल को अगर समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लेंगे। तो आप इस पीएच स्केल को देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कि अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है। और जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे क्षारीयता बढ़ती है, मतलब इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस चीज को अगर आप देखिए इधर ध्यान से, इधर हमारा तीर कुछ इस प्रकार से है, यानी जैसे जैसे यहाँ पर अम्ल का पीएच मान जितना कम रहेगा ना वह उतना अधिक अम्लीय होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई एक विलयन है, मान के चलिए एक का पीएच मान 1 है, एक का पीएच मान 3 है, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? तो जिसका पीएच मान कम होगा ना यह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। क्षारक का बात किया जाए, मान के चलिए एक का पीएच मान 9 है, एक का पीएच मान 13 है। ठीक है, तो क्षारक में क्या होगा कि जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना अधिक क्षारीय होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं यहां से, क्योंकि इधर जितना जितना जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगी और इधर जितना जितना आएंगे इधर अम्लीयता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन पर आइए, अब आपको समझ में आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर जो पीएच मान है, 2 पीएच मान 7 से अधिक वाला है और 2 पीएच मान 7 से कम वाला है। तो यहाँ पर ये जो 2 पीएच मान है ये 7 से कम है, यानी ये अम्ल का पीएच मान है, और ये जो 2 पीएच मान है ये 7 से अधिक है, यानी ये क्षारक का पीएच मान है। इतना तो आप समझ रहे हैं। ये 2 जो पीएच मान है ये हमारा अम्ल का है और ये जो 2 पीएच मान है ये हमारा क्षारक का है। अब बात करना है, अम्ल तो है समझ गए हैं, लेकिन एक हमारा प्रबल अम्ल है, एक हमारा दुर्बल अम्ल है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा। तो यहां पर एक जो है ये इसका पीएच मान कम है, एक 4 है और एक 1 है, तो एक वाला का कम है, मतलब ये सबसे ज्यादा अम्लीय है। मतलब ये वाला जो मतलब बी है ना ये हमारा प्रबल है। क्या है? प्रबल अम्लीय है। तो ये जो 1 है
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परबल। ये क्या होगा, परबल अम्ल होगा। ये क्या होगा, परबल अम्ल होगा। मतलब परबल अम्ल देख लीजिए, परबल अम्ल। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा सर, बी होगा। मतलब ये बिलियन बी, बिलियन बी। क्या इसका बिलियन बी आंसर है, हाँ बिल्कुल है। अब ये जो 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय होगा। तो दुर्बल अम्लीय क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बिलियन नंबर ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है, बिलियन नंबर ए। यहां तक तो आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सी और ई को समझते हैं। देखिए एक हमारे पास बिलियन सी है और एक बिलियन हमारे पास ई है, ठीक है। सी का पीएच मान कितना है, 11 है, और एक का पीएच मान 9 है। मतलब दोनों यहां पर हमारे पास क्षारक का ही पीएच मान है। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्षारक का पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना अधिक क्षारीय होगा। तो यहां पर पीएच मान 11 सबसे अधिक है, तो ये सबसे प्रबल क्षारीय होगा। ये क्या होगा, सबसे प्रबल क्षारीय होगा, और ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। तो ये जो सी है, बिलियन सी है, यह प्रबल क्षारीय है। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिलियन सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है बिलियन सी, और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ये जो बिलियन नंबर ई है, ठीक है, बिलियन नंबर ई। समझ में आया, प्रबल दुर्बल समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई बिलियन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो क्षारक होते हैं ना, क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो क्षारक का पीएच मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसका होगा कि बिलियन क्षारीय होगा, तो इसका पीएच मान जो होगा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है लवण। यहां से क्या हो जाता है स्टार्ट, लवण। तो देखिए क्या है कि निम्न का सामान्य नाम लिखिए। यहां पर आपको नाम लिखना है, तो CaOCl2, तो CaOCl2 का नाम होता है बेंजक चूर्ण। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं। CaSO4 हाफ H2O, इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट, क्या है देखिए यहां पर डेका, 10 को क्या बोलते हैं, डेका और H2O को हाइड्रेट। तो Na2CO3 10H2O को क्या बोलते हैं, धोवन सोडा या फिर धोने का सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर। NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। क्लियर है बात, इस प्रकार से आप नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी है आपके पास कुछ बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ये होता है CaO। सोडा क्षार, इसका होता है Na2CO3। नीला थोथा का होता है CuSO4। फिर धोवन सोडा का मैंने आपको बताया कि Na2CO3 10H2O होता है। जिप्सम का क्या होता है, तो CaSO4 2H2O होता है। बेंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 होता है। और साधारण नमक का होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। यहां तक आप समझ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी मतलब जो भी यहाँ पर मतलब जो महत्वपूर्ण यौगिक है, जैसे व्यंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा, जो भी है एकदम एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। पहले बात करते हैं व्यंजक चूर्ण से, जिसको इंग्लिश से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का चित्र है और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं Ca, यहाँ पर OCl और यहाँ पर आप Cl लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड पढ़ेंगे। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, जब यह क्लोरीन से क्रिया करेगा तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो ये रहा इसका समीकरण। आप समीकरण को लिखेंगे तो एकदम अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसका उपयोग, तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइलन के व्यंजक में होता है, कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में रासायनिक अभिक्रिया के उपचायक के रूप में। और ये देखिए क्लोरीन क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, देखिएगा आप फिल्म वगैरह में किसी को भी बेहोश करता है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है तो वह बेहोश आदमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ
क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इससे हम लोग कहते हैं व्यंजक चूर्ण। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखिए ये जो कटिंग है, ये जो आप देख पा रही है हमारा सरमा गैस का है। यहाँ पर वही चीज पूछा गया कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बोलिए या फिर व्यंजक चूर्ण बोलिए। कौन सा यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, तो बुझा चूना या फिर जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 बोलेंगे। आगे देखिए व्यंजक चूर्ण किस प्रकार से बनाया जाता था, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको नहीं बताया है, और ये जो उपयोग है ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। व्यंजक चूर्ण का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, क्यों, तो व्यंजक चूर्ण क्या है, कीटाणुनाशक पदार्थ है, मतलब ये कीटाणु को मार देता है, इसलिए इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण करने में किया जाता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसे हम लोग इस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने का सोडा और मीठा सोडा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे क्या है, बेकिंग सोडा है। पेप्सी, 7 अप, इनो, ये सब में क्या होता है, बेकिंग सोडा ही रहता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसका नाम क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, तो कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है, और यहाँ पर कच्चे पदार्थ के रूप में NH3, CO2 और H2O को लिया जाता है। जब इसमें NaCl की अभिक्रिया कराते हैं तो NaHCO3 और NH4Cl बनता है, और ये जो NaHCO3 बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, इसका उपयोग क्या है कि खाना को जल्दी पकाने में तथा स्वादिष्ट बनाने के लिए, पावरोटी को फुलाने में, एसिडिटी के उपचार में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब बेकिंग सोडा को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा है, NaHCO3 है। जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो Na2CO3 बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा से रिलेटेड। क्या है पहला क्वेश्चन कि एक बेकर ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर और आकार में छोटा है। वह कौन सा संघटक डालना भूल गया है जिससे केक फूला हुआ नहीं बन सका, कारण बताइए। मतलब एक बेकर है, बेकर किसको बोलते हैं, जो केक, पाव रोटी ये सब बनाता है उसे हम लोग बेकर कहते हैं। तो उन्होंने एक केक बनाया जो बहुत ही कठोर था और आकार में भी छोटा था, तो वो एक चीज डालना भूल गया था। उसी चीज को आपको बताना है कि वो कौन सा चीज डालना भूल गया था। तो जो बेकर है ना, बेकार नहीं बोलिएगा, बेकर है, ठीक है। जो बेकर है वह बेकिंग सोडा डालना भूल गया है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा एवं एक मंद खाद्य पदार्थ का मिश्रण है। इसे जब हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने पर बेकिंग पाउडर अम्ल से क्रिया कर CO2 गैस देता है। CO2 के कारण केक फूलता है और हल्का हो जाता है, और ये रहा इसका समीकरण। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। जो ताजा दूध होता है उसका pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अपना उत्तर समझाइए, समझिए बात को। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो अम्ल होता है, जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे यानी जैसे जैसे pH मान कम होते जाएगा अम्ल का, तो वो उतना अधिक अम्लीय होगा। समझ में आया यहाँ तक, ये तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दूध होता है, तो दूध के कंपेरिजन में, दूध के कंपेयर में दही जो होता है वह ज़्यादा खट्टा लगता है, यानी वो ज़्यादा अम्लीय है। और ज़्यादा जब अम्लीय है तो उसका pH मान क्या होगा, कम होगा। तो बस वही चीज़ लिखा कि pH मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला क्या करता है, जो ताज़ा दूध है ना उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा मिला देता है, तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि ताजा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। इसलिए बना देता है क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। प्रकृति क्षारीय होती है। जब इसे ताजे दूध में मिलाया जाता है तो दूध थोड़ा क्षारीय हो जाता है। बस यही बात है यहाँ पर कि ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जब इसे हम लोग दूध में मिला देते हैं तो इसकी मतलब उसका pH मान क्या होता है यहाँ पर, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, मतलब pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो दूध को दही बनने में अधिक समय लग रहा है क्योंकि दूध की प्रकृति क्षारीय हो गई है। अब देखिए, जब हम लोग उसमें क्या किए, बेकिंग पाउडर मिला दिए तो दूध की जो प्रकृति वो क्षारीय हो गई है, इसलिए इस दूध को दही बनने में थोड़ा अधिक टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या है, धोने का सोडा, जिसे हम लोग बोलेंगे, इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O
होता है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। हमने अभी पढ़ा कि बेकिंग सोडा को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जब इसके हम लोग जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो क्रिस्टलीकरण कराने पर धोने का सोडा बनता है। देखिए ये हमारे पास NaHCO3 है। जब हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ NaHCO3 है ना, NaCO3 यानी बेकिंग सोडा है, जब हम लोग गर्म करते हैं इसको तो Na2CO3 CO2 और H2O का निर्माण होता है। और यहाँ पे ये जो Na2CO3 निकला, ये जो Na2CO3 निकला, जब हम लोग इसका जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो धोने का सोडा का निर्माण होता है। बस सही बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके उपयोग को देख लेते हैं पहले। इसका उपयोग कपड़ा एवं घरों के सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग कागज, कांच एवं साबुन उद्योगों में किया जाता है। बोरक्स के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब एक क्वेश्चन है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित जल अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब जैसे कि Na2CO3 10H2O है, तो यहाँ पर जल कितनी है, जल की संख्या कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, 10 हो गया। ये जो तुतिया है, तुतिया का सूत्र होता है CaSO4 5H2O, यहाँ पर जल कितना है, 5 है, तो इसका क्या हो गया आंसर, 5 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें धोने का सोडा का ही उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक धोने का सोडा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। धोने का सोडा का हमारे पास कुछ इस प्रकार से शर्मा गैस में क्वेश्चन दिया है। पहला आपको रासायनिक सूत्र लिखना था, आप इस प्रकार से लिखेंगे जो मैंने आपको बताया अभी। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है, तो यह एक क्षारीय लवण है। धोने के सोडे की जो उपयोग है मैंने आपको अभी बताया। कठोर जल को मृदु जल बनाने कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, यह भी मैंने आपको बताया अभी कि धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर जिप्सम क्या है, 373 के ताप पर गर्म करने से क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं, यानी CaSO4 2H2O को क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। और जब हम लोग इसको क्या करते हैं 373 के ताप पर जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, या फिर इसे आप लिख सकते हैं CaSO4 2H2O, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है सर इसका, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट है और यहाँ पर आधा 1/2 है, तो अर्ध H2O यानी कि हाइड्रेट, तो ये होता है इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, ठीक है। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं ना, तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसके लिए अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि CaSO4 2H2O है, जब हम लोग 373 के ताप पर गर्म करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O और यहाँ पर 1.5 H2O का निर्माण होता है। और इस 1.5 H2O को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ क्वेश्चन। देखिए इसका उपयोग, तो खिलौना बनाने में इसका उपयोग होता है। टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। ये सब इसका उपयोग है। और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं, तो इसे आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखने पर यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। मतलब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब हम लोग इसको आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, खुले वायु में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, मतलब कठोर जिप्सम का निर्माण करेगा। तो बस इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पर एक समीकरण लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O और जिप्सम का सूत्र होता है 1.1/2 H2O, ठीक है, यानी 1.5 H2O जिसको हम लोग बोलेंगे। बस यहाँ से हमारा क्या होता है, CaSO4 2H2O का निर्माण होता है। यहाँ पर CaSO4 तो है ये है, यहाँ पर 1/2 H2O और यहाँ पर 1.5/2 H2O, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, 2 H2O हो गया। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ये जो समीकरण आपने पढ़ा इसी समीकरण को आपको लिख देना है। यही फंडा है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो बस अभी मैंने आपको जो बताया वही समीकरण आपको लिख देना है। यहाँ पर आप 3.2 लिखिए या फिर 1.1/2 लिखिए, H2O लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।